हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं, उनका प्रश्न पत्र है 301 आधुनिक हिंदी काव्य, जिसमें इकाई 3 में हमारे रघुवीर सहाय लेखक लगे हुए हैं और उनकी संकलित 5 कविताएँ भी हैं इसमें। तो आज हम उनके कविताओं का हमने मूल पाठ अध्ययन कर लिया था और साथ में जो रघुवीर सहाय का परिचय था वो भी हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उनसे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं पीवाईक्यू उनकी चर्चा करेंगे और जो प्रश्न प्रारूप है उनसे कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है? साथ में जो उनकी कविताएँ लगी हुई हैं हमारे पाठ में, तो हम उनकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या लिखित है तो आप एक बार उसे भी देखिए, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें सबसे पहले, तो अगर हम प्रश्न प्रारूप रखते हैं, तो इस प्रकार से मैंने इसमें प्रश्न रखा हुआ है। इसमें हम 2 प्रश्नों को लेंगे मुख्य रूप से। वो 2 प्रश्न कौन से हैं? एक प्रश्न है हमारा कि जो हमारा रघुवीर सहाय का काव्य संकलन लगा हुआ है, काव्य कृति लगी हुई है आत्महत्या के विरुद्ध। एक हम इसके संदर्भ में प्रश्न बनाएँगे कि जो रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता संग्रह है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं? ठीक है? तो एक प्रश्न हमारा ये होगा और एक प्रश्न है रघुवीर सहाय की राजनीतिक चेतना, ठीक है? एक उनकी जो राजनीतिक चेतना है, उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, ठीक? तो फिर अगर रघुवीर सहाय पे कोई भी प्रश्न आता है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो और जो व्याख्या से अगर कोई प्रश्न आएगा या कविता से कोई प्रश्न आएगा कि जैसे उनकी कोई कविता उठा के पूछ देगा कि नेता क्षमा करें कविता का कथ्य बताइए, तो उसका मैंने प्रश्न अलग रखा हुआ है, तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यह हमारी प्रस्तावना रहेगी। प्रस्तावना क्या है? तो वो देखिए कि रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, यानी रघुवीर सहाय हैं, वो दूसरे सप्तक से जुड़े हुए हैं। कवि रूप में रघुवीर को अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में स्थान दिया, तब से उनकी चर्चा नए कवियों में होने लगी। ठीक है? इसके बाद रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों के प्रकाशन का क्रम शुरू हुआ। रघुवीर सहाय ने अपनी कृतियों द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध और सशक्त किया है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा से नई कविता को विशेष बल मिला है और कविता के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग पर कर काव्य के भाव पक्ष को अधिक ही सामर्थ्यवान बनाया है। आपकी रचनाओं में नवीन ताजगी और बौंकापन मिलता है। ठीक है? तो रघुवीर सहाय के संबंध में सबसे जो पहला बिंदु बनता है कि वो किस युग से संबंध रखते हैं। तो जब अज्ञे जी ने जब पहला तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1943 में, तो उसमें उन्होंने प्रयोगवाद आंदोलन है उसकी शुरुआत की। लेकिन जब दूसरा सप्तक निकलता है 1951 में, तो उसी से जो नई कविता है उसका उदय होता है, यानी जो नई कविता आंदोलन है उसी का उदय होता है और दूसरे सप्तक जब इसका प्रकाशन होता है उसी में रघुवीर सहाय का भी नाम इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है? तो रघुवीर सहाय मुख्य रूप से दूसरा सप्तक से जुड़े हुए हैं। ठीक है? आगे देखिए कि रघुवीर सहाय के कृतित्व में सामाजिक वैमनस्य की पीड़ा, अत्याचार, शोषण, विषमता, अनुभूति, रूप रस, अर्थ सौंदर्य क्षमता, आधुनिक शहरी संवेदना, सांस्कृतिक दृष्टि और शिल्प का नया रूप है। विज्ञान चेतना भी उनके काव्य में कहीं-कहीं दिखाई देती है। अगर दोस्तों आप रघुवीर सहाय के साहित्य की बात करोगे, यानी अगर आप उनकी कृतियों में, उनके साहित्य में आप देखोगे, तो इसमें मुख्य रूप से जो समाजवाद है, यानी जो जनता की पीड़ा को लेकर चलने वाले कवि हैं, उनके साहित्य में यही प्रमुख रूप से दिखाई देगा। जैसे सामाजिक वैमनस्य की पीड़ा, अत्याचार, शोषण, विषमता, अनुभूति, रूप, रस, अर्थ सौंदर्य क्षमता और आधुनिक शहरी संवेदना। ये उनकी कविताओं का मुख्य या उनके साहित्य का मुख्य बिंदु है, आधुनिक शहरी संवेदना। ठीक है? तो ये सब उनके काव्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? ये इनकी काव्य विशेषताएँ हैं। आगे देखिए कि व्यक्ति और उसके सामाजिक परिवेश को जानने पहचानने का दृष्टिकोण रघुवीर सहाय का वैज्ञानिक है, फिर भी अपने को प्रगतिवादी खेमे में नहीं खड़ा करना चाहते हैं। अगर आप रघुवीर सहाय को देखोगे तो वो व्यक्ति और समाज के परिवेश को जैसे जो पहचानते हैं, वह उनका दृष्टिकोण एक तरीके से वैज्ञानिक है, यानी वो वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, न कि एक तरीका से सोचें वो। संभव है मुखौटे के प्रतिबद्धता पसंद न हो, लेकिन अगर आप रघुवीर सहाय की एक बात करोगे
कि रघुवीर साय की कविताओं में एक तरफ से आपको जो जनवादी आवाज़ उठाते हुए देखते वो मिलेंगे, यानी लोगों की आवाज़ उठाते हैं वो, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। ऐसा जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद की भी विशेषताएँ यही हैं और जो प्रगतिवादी के लेखक हैं, उनकी भी जो धारणाएँ हैं या उनकी जो बातें हैं, वो भी यही हैं कि वो जनता की जो बात को उठाएँगे, जो सत्ता में, जो शासन में है, वो जनता की आवाज़ को क्यों नहीं उठाता, यानी जनता की जो परेशानी है, उनको क्यों नहीं उठाता। तो वही काम रघुवीर शाह भी कर रहे हैं, लेकिन रघुवीर शाह की जो विचारधारा है और प्रगतिवाद की जो विचारधारा है, उसमें आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। उस अंतर को स्वयं रघुवीर शाह जी ने बताया है। तो देखिए कि जो भी हो, बौद्धिक धरातल पर उन्हें प्रगतिशील तो कहा ही जाएगा। उनका कथन है कि कोशिश तो यही रही है कि सामाजिक यथार्थ के प्रति अधिक से अधिक जागरूक रहा जाए और वैज्ञानिक तरीके से समाज को समझा जाए, मगर मार्क्सवाद को कविता पर गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता। यानी वो पूरे मार्क्सवाद को, यानी सिर्फ मार्क्सवाद को कविता में नहीं लेकर आना चाहते। वो जो जनता है, समाज के यथार्थ की बात करते हैं। जो समाज में उन्हें दिख रहा है, उसी की बात करेंगे, न कि वो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसको ही सिर्फ लेकर चलें। ठीक है? तो उसके लिए मध्यवर्गीय, धोखा खाते रहने वाले ढुलमुल यकीन को अपनी बौद्धिक चेतना को जागरूक रखना पड़ेगा और बराबर जागरूक रहकर एक दृष्टिकोण बनाना होगा। ठीक है? तो उन्होंने जो मार्क्सवाद है, उसका अंधा अनुकरण न करके अपने दृष्टिकोण से जो सामाजिक यथार्थ है, उसको पहचानने की वो बात करते हैं। ठीक है? तो रघुवीर शाह के संबंध में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि उनकी जो दृष्टिकोण है, उनका दृष्टिकोण क्या है। ठीक? अब हम बात करते हैं जो उनका काव्य संग्रह है, कृति है आत्महत्या के विरुद्ध। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, तो वह देखिए कि आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर शाह का दूसरा काव्य संग्रह है। अगर आप इस काव्य संग्रह की बात करोगे तो ये उनका सेकंड काव्य संग्रह है। पहला उनका सीढ़ियों में धूप काव्य संग्रह है। पहला कौन सा है, तो वह है सीढ़ियों में धूप। ठीक है? तो इस संग्रह के जरिए कवि ने एक व्यापक तर संसार में प्रवेश किया है। इस संसार में भीड़ का जंगल है, जिसमें कवि एक साथ अपने को खो देना और पा लेना चाहता है। वह नाचता नहीं, चीखता नहीं और सिर्फ बयान भी नहीं करता। वह इस जंगल में बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन उसमें से निकलना किन्हीं सामाजिक राजनीतिक शर्तों पर उसे स्वीकार नहीं। अगर आप आत्महत्या के विरुद्ध में देखोगे रघुवीर शाह की कविताओं को, तो उसमें क्या है, तो वो एक नई जो ये समय है, ये 1960 के समय था। जो 1960 के समय में जो उनकी रचनाएँ लिखी हुई हैं, वो आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन में संकलित हैं। तो उनमें अगर आप देखोगे तो उनकी विशेषताएँ क्या बताई गई हैं कि जो रघुवीर शाह हैं, वो एक नए संसार में या व्यापक संसार में प्रवेश करते हैं और इस संसार की क्या विशेषता है कि इस संसार में भीड़ का एक जंगल है, यानी इसमें लोगों की भीड़ है, जिसमें कवि एक साथ अपने को खो देना और पा लेना चाहता है। यानी जो व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात है, उसकी बात कर रहे हैं। वह नाचता नहीं, चीखता नहीं, सिर्फ बयान भी नहीं करता। वह इस जंगल में बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन उसमें से निकलना किन्हीं सामाजिक राजनीतिक शर्तों पर उसे स्वीकार नहीं। नतीजा यह कविताएं भारत भूषण अग्रवाल के शब्दों में, यानी जो भारत भूषण अग्रवाल हैं, वो आत्महत्या विरुद्ध की जो कविता संग्रह है, उस पर क्या कहते हैं कि भीड़ से घिरा एक व्यक्ति जो भीड़ बनने से इनकार करता है और उससे भाग जाने को गलत समझता है, रघुवीर शाह का साहित्यिक व्यक्तित्व है। यानी जो भारत भूषण अग्रवाल हैं, वो कह रहे हैं कि रघुवीर शाह लोगों के बीच में है, भीड़ में है, लेकिन वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, भीड़ से पृथक रहना चाहते हैं। भीड़ में तो रहना चाहते हैं, लेकिन भीड़ से अपनी एक स्वतंत्र स्वायत्त पहचान बनाना चाहते हैं। और यही उनके जो साहित्य है, वह इसके व्यक्तित्व की पहचान है। ठीक है? रघुवीर शाह की अनेक रचनाएं आधुनिक कविता की स्थायी विभूति बन चुकी हैं। उनके नागर मन की भाव प्रवणता, सूक्ष्मदर्शिता और तटस्थ निर्ममता अब नए परिचय की मोहताज नहीं। पर अभी यह पहचाना जाना शेष है कि सहज सौंदर्य और सूक्ष्म अनुभूति से निर्मित रघुवीर शाह का काव्य संसार जितना निजी है, उतना ही हम सबका है। एक गहरे और अराजनीतिक अर्थ में जनवादी। सचमुच ऐसे ही कवि को जनता से घृणा करने का अधिकार दिया जा सकता है। यानी जो रघुवीर शाह हैं, वो जनता के ही सवालों को उठाते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो लेकर चलते हैं।
तो जो भारत भूषण अग्रवाल हैं वो कहते हैं कि वास्तव में जो जनता से अगर कोई घृणा करना चाहता है तो वो ऐसे ही कवि को अधिकार है, क्योंकि वही जो जनता है उसी के सवालों को उठाता है, उन्हीं से वो परेशान है, तो फिर वो उनसे जब उनकी इतनी चिंता करेगा तो उनसे घृणा भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस काव्य संग्रह के बारे में कि इस संग्रह की रचनाओं के अंतर्गत कवि ने दुनिया के मानो अनेक बहुरूपी पहलुओं से संपर्क बढ़ाया है। इन संपर्कों के कारण जो ज्योति प्रज्वलित हुई उससे कवि के मन पर कुछ नए संस्कारों की छाप पड़ी है, जिनका समन्वित रूप इस संग्रह की कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे भी आत्महत्या के विरुद्ध में कवि प्रतिपक्ष में शामिल होता हुआ मानो आत्महत्या के पक्ष में चला जाता है। यानी जो आत्महत्या के विरुद्ध कविता है या जो आत्महत्या के विरुद्ध जो शीर्षक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये जो लेखक है उसने क्यों चुना? ठीक है, तो उसके बारे में है कि जो वैसे भी आत्महत्या के विरुद्ध में कवि प्रतिपक्ष में शामिल होता हुआ यानी दूसरे पक्ष में शामिल होता हुआ जो सत्ता है उससे शामिल होता हुआ मानो आत्महत्या के पक्ष में चला जाता है। इस संबंध में कवि ने इस संग्रह की भूमिका में लिखा है कि पहले हम उस दुनिया को देखें जिसमें हमें पहले से ज्यादा रहना पड़ रहा है, लेकिन जिससे हम न लगाव पा रहे हैं न अलगाव। लोकतंत्र बहुत मोटे तौर पर लोकतंत्र ने हमें इंसान की शानदार जिंदगी और कुत्ते की मौत के बीच चाँप लिया है। यानी जो रघुवीर साहे हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम किस तरह रह रहे हैं, हम कौन से समाज में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच रह रहे हैं और क्या हमारी उसमें भूमिका है। ठीक है। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो सत्ता में है उन लोगों से तो हम उसमें तो हम रही नहीं रहना चाह रहे। अगर आपने भूमिका पढ़ी हो तो लेखक उसमें सीधी उद्घोषणा करता है कि हम जो लेखक वर्ग हैं, हम जो बुद्धिजन हैं, यानी विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, हमारा समाज एक अलग है। हमारे जो बुद्धिमान हैं हम या पढ़े लिखे हुए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है समाज के प्रति। तो हमारा जो कर्तव्य है समाज के प्रति कि समाज में क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको भी हमें देखना है। तो हम सिर्फ वही हैं, हमें सत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। सत्ता अपना काम करे, वो जनता के काम करे, जनता में योजनाएँ लागू करे, लोगों को क्या परेशानी हो रही है उन सबको देखे। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। ठीक है? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि का पक्ष आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह में लोकतंत्र का प्रतिपक्ष है। यानी लोक जो रघुवीर साय का पक्ष है तो वह लोकतंत्र के पक्ष में न होकर के लोकतंत्र का प्रतिपक्ष है, यानी उसके विरोध में वो बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि आज के युग में लोकतंत्र के भ्रष्टाचार से लगभग सभी लोग परिचित हैं। उस भ्रष्टाचार के प्रतिनिधि के रूप में कवि ने कल्पित पात्र मुसद्दी लाल को मंत्री के रूप में ग्रहण किया है। ठीक है। अगर आपको जो मुसद्दी लाल है वो उनकी कविताओं में जो कैरेक्टर आता है, नाम आता है, तो वह किसका कल्पित रूप है? तो वो मंत्री है, यानी जो सत्ता में जो मंत्री हैं उनका कल्पित रूप में ग्रहण किया है। इस संपूर्ण संग्रह में ही मुसद्दी लाल छाए हुए हैं। ऐसे निकम्मे मंत्रियों के प्रतीक मुसद्दी लाल की छाया में लोकतंत्र का ठीक तरह से चलना असंभव है। यानी दोस्तों उस समय जो कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार में ऐसे-ऐसे मंत्री हुए थे जो अपनी स्वार्थपरता के कारण राजनीति में आए हुए थे। उन्हें सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थ ही दिख रहे थे। जो जिस कारण एक बात बताइए, जिस कारण जो मंत्री है वो चुना जाता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो संसद में अपने जो क्षेत्र उसको आवंटित किया जाता है, उसमें क्या समस्या है, लोगों को क्या-क्या समस्या हैं, उन समस्याओं को देखे, उनका निवारण करवाए, वो सब करवाए तो सही है। लेकिन अगर वो मंत्री अपने अपने में ही रहता है, अपनी निजी ज़िंदगी जीता है, तो ऐसे जो मंत्री हुए थे, ऐसे निकम्मे मंत्रियों के प्रतीक में ही उन्होंने मुसद्दी लाल को लोकतंत्र का ठीक तरह से चलना असंभव बताया है। ठीक है? ऐसे ही भ्रष्ट मंत्रियों ने नेहरू युग के औजारों में पेच भरी चूड़ियों का आविष्कार किया। ठीक है? तो देखिए ये बात कितनी गहरी बात है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों ने नेहरू युग के औजारों में पेंच भरी चूड़ियों का आविष्कार किया। ठीक है। इस युग में कोई बीमार इसलिए पड़ता है कि उसने मुसद्दी लाल को प्रश्न नहीं किया, इसी कारण कवि कह उठा है। यानी अगर आप देखोगे कि लेखक क्या कह रहा है कि अगर उस युग में अगर कोई बीमार पड़ रहा है, यानी नेहरू युग में उस समय अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो वो सिर्फ इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो मुसद्दी लाल यानी जो कोई मंत्री है, जो शासन सत्ता के व्यक्ति हैं, उनसे उसका संपर्क नहीं है या उससे उन्होंने खुश नहीं किया हुआ है या उनकी बातों में वह नहीं चल रहा है। ठीक है। तो देखिए लेखक ने ये जो पंक्ति है वह देखिए कि दर्द खैराती अस्पताल में डॉक्टर ने कहा वह मेरा काम नहीं, वह मुसद्दी का है। ठीक है, वही भेजता है मुझे लिखकर इससे अच्छा करो।
जो तुम बीमार हो तुमने उसे खुश नहीं किया होगा, अब तुम बीमार हो तो उसे खुश करो, कुछ करो। यानी एक जो मुसद्दीलाल है यानी जो मंत्री है, वो अस्पताल में किसी को भेजता है और डॉक्टर से कहता है कि इसे आप सही करो। लेकिन जो डॉक्टर है वह कहता है कि ये मुझसे सही नहीं होगा। तो फिर बाद में वही बात देखने को मिलती है कि जो तुम बीमार हो तुमने उसे खुश नहीं किया होगा। यानी अगर तुम बीमार हो तो जो डॉक्टर है वह कह रहा है कि तुम पहले मंत्री को खुश करो ये और तभी आपका इलाज होगा। यानी जो पूरी सत्ता है वो सत्ता के जो शक्तियां हैं वह सिर्फ उसी के पास हैं। वह और लोगों को उनका दमन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि रघुवीर साय की कविताएं 1960 के आसपास और उसके बाद के वातावरण की सजीव अभिव्यक्ति हैं। कवि ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का आधार लेकर आज के व्यक्ति को जो पिंजड़े में कैद सुग्गे की हालत में है और जहां देश की व्यवस्था का विराट वैभव व्याप्त है, चारों ओर एक कोने में दुबक ही तो सकता है। ठीक है। उसकी स्थिति को अपनी कविताओं में उतारा है। कवि कहता है कि 20 वर्ष खो गए भर में उपदेश में, एक पूरी पीढ़ी जन्मी पली फुसी क्लेश में, बेमानी हो गई अपने ही देश में। यानी जो लोकतंत्र के जब 20 साल गुजर जाते हैं तो जो रघुवीर साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो पूरी पीढ़ी है वो कैसे कि 20 वर्ष हुए खो गए भ्रमी उपदेश में। यानी 20 वर्ष हो गए लोकतंत्र में जो आप उपदेश देते आए थे, जो नारे लगाते आए थे कि ये होगा वो होगा, तो जब लोकतंत्र के जो मोहभंग होने लगा, लोगों को जो आज़ादी मिली उससे मोहभंग होने लगा, तो इसी को वो कह रहे हैं कि एक पूरी पीढ़ी जन्मी पली फुसी क्लेश में। यानी इसी 20 वर्षों में एक पूरी पीढ़ी निकल के आ गई, एक नई जनरेशन आ गई और बेईमानी हो गई अपने ही देश में। लेकिन उनका कुछ हित नहीं हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, समस्याएं वैसी की वैसी ही रहीं और समस्याएं बढ़ ही गई। लेकिन और जो बेगानी बेईमानी हो गई अपने ही देश में, यानी जो अपने ही देश को लेकर आए थे उन्होंने ही अपने देश में बेईमानी की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कवि रघुवीर साय ने समाज और देश ही नहीं पूरे युग की आत्मा को पहचाना है। इन 20 वर्षों में देश में फैले ढोंग, आडंबर, कपट, झूठ, स्वार्थ लिप्सा और भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति, समाज और शासन के आपसी संबंध टूट गए हैं। सामाजिक जीवन का आत्मविश्वास जाता रहा, हमारी आशाओं को आघात पहुंचा। एक मिनट साथियों। हमारी आशाओं को आघात पहुंचा, अनास्था और अस्वीकृति का उदय हुआ। देश की इस सच्ची स्थिति के बीच कवि हमें घुमाता हुआ ले चलता है, हो करता हुआ, है करता हुआ, और दल का दल, महासंघ का मोटा अध्यक्ष, गोंददानी नेता, मंच पर आदर्श बघाड़ने वाले मंत्री और नेता सभी को दर्शाता हुआ तथा उनकी यथा स्थिति स्पष्ट करते हुए कवि कहता है। यानी जो नेता है उनकी स्थिति किस प्रकार उन्होंने व्यक्त की है। जब कोई नेता अगर भाषण देने जा रहा है, यानी कोई मंत्री भाषण देने जाता है, तो उस उनकी जो पंक्तियां हैं इनसे देखिए कि उसकी क्या स्थिति है कि बांध में दरार, पाखंड वक्तव्य में, मिलावट दवाई में, नीति में टोटका, अहंकार भाषण में, आचरण में खोट, हर हफ्ते मैंने विरोध किया, सचमुच स्वाधीन हो जाने का इतना भय एक दास जाति में। यानी जो लोग हैं, यानी जो हम हैं, जनता हैं, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो हमें कैसे पागल बनाते हैं कि देखिए कि बांध में दरार, यानी जो बांध आपने बनाया उसमें दरार पड़ गई। पाखंड वक्तव्य में, यानी जो आप बोलते हो उसमें आप पाखंड बघाड़ते हो, कुछ आप कहते हो जनता के सामने तो आप कुछ कहते हो लेकिन बाद में उनकी हंसी उड़ाते हो। ठीक है। मिलावट दवाई में, यानी दवाइयों में आप मिलावट कर रहे हो। नीति में टोटका, यानी जो आप नीति निर्माण कर रहे हो उनमें भी आपका टोटका है, उनको भी आप सही तरीके से नहीं कर रहे। अहंकार भाषण में, यानी आप जो भाषण देते हो उसमें भी आपका अहंकार है। आचरण में खोट, हर हफ्ते मैंने विरोध किया, सचमुच स्वाधीन हो जाना इतना भय एक दास जाति में। ठीक है। यानी एक तरफ तो हम स्वाधीन हुए हैं, फिर हमें जो एक दास जाति में, और फिर हम दास किस किस लिए हो गए। जब हम स्वाधीन हो गए फिर हमें किस बात का भय है कि हम अपने ही देश में, अपने ही सत्ता पक्ष के लोगों में बोल नहीं सकते, उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए कि इस संग्रह की कविताएं एक बुद्धिजीवी जागृत कवि का अपने देश की जनता के साथ सही संबंध व्यक्त करती हैं, जिससे उसे नफरत है, सच्ची और निसंग, पर भी जिन पर उसका क्रोध बार बार न्यौछावर होता है, क्योंकि इनकी बेबसी को कवि जानता है। उसे इस भीड़ की गंध और रंग तक की पहचान है।
सामान्य व्यक्ति जिसकी लालसा तिल तिल कर मिट गई, जो बेजुबान हो तकलीफ हो उठाता है, उसका गहरा एहसास कवि को है। तो देखिए उन्होंने ये एक जो पंक्ति ली हुई है, इनमें देखिए कि एक शब्द कहीं नहीं कि वह लड़का कौन था, क्या उसके बहनें थीं, क्या उसने रखे थे टीन के बक्से में अपने अजूबे, वह कौन-कौन से पकवान खाता था, एक शब्द कहीं नहीं, वह एक शब्द जो वह खोज रहा था, वह मारा गया। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए कि कवि ने इन सबके प्रति व्यक्तिगत करुणा और सहज आत्मीयता उस यथार्थ अनुभव के निजी साक्षात्कार के कारण है, जो कविताओं को इतनी सक्षम व प्रभावशील बना देती है। यानी अगर आप उनकी कविताओं की बात करोगे, तो उनमें अगर ये करुणा और आत्मीयता का भाव इतना देखने को मिलेगा, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो कवि है उसने जनता के बीच रह कर के जो लोगों की स्थिति है उसको अपनी आंखों से देखा है, उसका यथार्थ अनुभव किया हुआ है। ठीक है? आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह की छोटी कविताओं में हरी गहरी रात, खड़ी स्त्री, प्रार्थना घर, चढ़ती स्त्री आदि में रघुवीर सहाय का कवि उभरा है। ये कविताएं मानवीय करुणा से भींगी हैं। वैयक्तिक कविताओं में अनुभूति की सघनता का अभाव है। ठीक है? यानी इस संग्रह में कुछ छोटी कविताएं भी लगी हुई हैं, लेकिन उनका जो कथ्य है, उनका जो भाव है, वो काफी बड़ा है। ठीक है? नेक्स्ट है कि कुछ कविताओं जैसे अकाल, नई हंसी, अधिनायक आदि में बड़ा पैना व्यंग्य है। रघुवीर सहाय कहीं कहीं इसी कारण गंभीर रचना में शरारतें या गैर जिम्मेदाराना हरकतें भी करते हैं, जिससे व्यंग और तीखा हो जाता है। विसंगति के संगीत और निरर्थकता में अर्थ दिखाने पड़ने लगता है। कवि की यह विशेषता अद्भुत है। लोगों को उनकी तोंद से जानता हूँ, जीवन दानी, गौन दानी आदि प्रयोग सार्थक और व्यंजना गर्भित हैं। यानी अगर आप इनकी कविताओं में देखोगे तो उन्होंने जो व्यंग्य का रूप लिया हुआ है, वो व्यंग्य का रूप के में जब वो शब्द चयन करते हैं, तो वो ऐसा शब्द चयन करते हैं जिससे पूरी स्थिति ही स्पष्ट हो जाती है। जैसे लोगों को उनकी तोंद से जानता हूँ, यानी ये अगर आप बात करोगे तो इससे एक वाक्य से ही कितना बड़ा भाव इसमें छुपा हुआ है कि लोगों को उनकी तोंद से जानता हूँ। यानी लोगों जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि जो मोटे होते हैं उन्हीं के संबंध में कि मोटे वही होते हैं जिनको मोटे होने की फुर्सत है, यानी जो दूसरों का माल खाते हैं वही लोग मोटे होते हैं। तो उन्होंने इस जो प्रेमचंद ने कहा उसी बात को जब रघुवीर सहाय कहते हैं, तो वो इस प्रकार कहते हैं कि लोगों को उनकी तोंद से जानता हूँ। यानी जो लोग मोटे हैं, जो मंत्री लोग ऐसे आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो वो दूसरों का धन खाते हैं, यानी दूसरों के पैसे पे ऐश्वर्य करते हैं। तो उसी बात को वो व्यंग के रूप में इस प्रकार लेते हैं। ठीक है? इस प्रकार मेरे शब्द एक लहरी आता, दो गाना बनकर उकड़ू बैठे लोगों पर मिनमिनाने लगे। यानी ये पंक्ति हमारी जो नेता क्षमा करें उस कविता से ली गई है। तो उसमें देखिए कि उन्होंने ये एक शब्द कहा है कि एक लहर आता, दो गाना बनकर मेरे उकड़ू बैठे लोगों पर मिनमिनाने लगे। यानी जो मेरे शब्द हैं, जब मैंने उनसे कहा तो उकड़ू बैठे लोगों पर मिनमिनाने लगे। यहाँ मिनमिनाने का प्रयोग वर्तमान समाज के बासीपन, खालीपन और दैन्य जड़ता को उभार देता है। इस प्रकार कवि ने व्यंजना का सार्थक प्रयोग किया है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए कि कवि की भाषा और शिल्प भी प्रौढ़ है। भाषा को कवि ने हर कोने, हर परिवेश से लिया है। आम बोलचाल की भाषा का इतना सक्षम, सार्थक और प्रभावशाली प्रयोग कवि की विशेषता है। यानी अगर आप इस संग्रह की या रघुवीर सहाय की संपूर्ण काव्य संग्रह की जो साहित्य है उसकी बात करोगे, तो अगर भाषा शिल्प की या शिल्प पक्ष की बात करोगे, तो उसमें उनकी भाषा ऐसी नहीं मिलेगी कि जो आम आदमी को दुर्बोध हो। यानी वो आम आदमी को भी आसानी से समझ आ सकती है। और जो वो बिंब या प्रतीक लेते हैं, जो एक एक प्रकार से उनकी भाषा तो अखबार वाली भाषा है, जो खबरें टाइप होती है अखबार में भाषा, वही उनकी कविताओं की भाषा है। ठीक है? तो वो आसानी से समझ आ सकती है, बोलचाल की भाषा है। जैसे कुकवाते, पिपयाता, दो हत्थड़ आदि निराला की परंपरा के प्रयोगों के अतिरिक्त कवि ने जीवन सच्चाइयों की खोज करवाने वाले कुछ नए शब्द प्रयोग भी किए हैं। यह प्रयोग किसी विशेष भाव दशा से संबंधित है, जो स्थिति को अधिक सजीव रूप से स्पष्ट करते हैं। कवि कहता है कि देखिए कि वापस ले जाओ मुझे एक बार उस दिन जब मैंने कहा था कि भाषा को मंदिर में बंद मत करो, उसे बोलो। ठीक है? यानी जो भाषा के संबंध में जो रघुवीर शाह हैं वो कहते हैं, तो क्या क्या कहते हैं कि वापस ले जाओ मुझे एक बार उस दिन जब मैंने कहा था कि भाषा को मंदिर में बंद मत करो, उसे बोलो। ठीक है? तो देखिए अंत में कि आत्महत्या के विरुद्ध में रघुवीर शाह ने शिल्प शैली के स्तर पार किए हैं।
पूर्व की भांति आज भी स्थापत्य सरल और सूक्ष्म है, जैसे ग्रीस की मृत्यु और फिल्म के बाद चीख। कविताओं में समच्छीकरण द्वारा चरम प्रभाव की सृष्टि की गई है। तुकाग्रह कविता को बेहद सपाट और भद्दा बनाता है, और कोई माने अथवा न माने, यह कविता का फूहड़पन है। कुछ पंक्तियों से कवि अपनी रचना को असरदार बनाना चाहते हैं, विपरीत उसके वे पंक्तियां कविता के असर को तोड़ती हैं। लोग मार तमाम लोग प्रस्तुत काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध स्वर प्रकट करती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये यहाँ पर हमारा एक प्रश्न कंप्लीट होता है, और एक प्रश्न तो हम कह रहे हैं, लेकिन इससे आपको कई प्रश्नों में सहायता मिलेगी। कई प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं, और उनमें आप ये फॉर्मेट रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता यह है, मेरे सामने जो समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि उदाहरण क्या लिए जाएं, क्योंकि उदाहरण मैंने वही लिए हुए हैं जो हमारे संकलित पाठ में जो कविताएं हैं, उन्हीं को मैंने उदाहरण स्वरूप देखा है, क्योंकि वो आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। अगर उनसे व्याख्या भी आती है तो आप उधर भी इससे सहायता ले सकें। ठीक है दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम देखते हैं, क्योंकि जो रघुवीर साय की जो आत्महत्या के विरुद्ध जो काव्य कृति लगी हुई है, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा, या लेखक के जो काव्य सृष्टव है उसके संबंधित प्रश्न आएगा, तो आप इससे कर सकते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो रघुवीर साय के बारे में जो मुख्य रूप से प्रश्न बनता है, वह बनता है राजनीतिक चेतना। यानी रघुवीर साय की राजनीतिक चेतना को लेकर मुख्य सवाल है, और इसीलिए वो पहचाने जाते हैं। तो इस एक प्रश्न ये और देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न भी आ सकता है। अगर आप PYQ की बात करोगे तो उसमें ये सवाल भी आया था, 2 सवाल आए थे, जिनमें से एक था कि रघुवीर साय के काव्य सौष्ठव की विशेषताएं बताइए, और एक रघुवीर साय की राजनीतिक चेतना को व्यक्त कीजिए, वो किस प्रकार से साहित्य में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तो इसकी प्रस्तावना हम किस प्रकार से रखेंगे, तो प्रस्तावना देखिए कि कवि रघुवीर साय संवेदनशील कवि होने के नाते उन्होंने प्रेम श्रृंगार प्रकृति को लेकर काव्य यात्रा आरंभ की है, किंतु इसमें उनका मन नहीं रमा। समसामयिक राजनीतिक अनुगूंज उनकी कविता का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, लेखक का परिचय जो अगर आप प्रस्तावना में दो, तो वो जो मैंने पहले प्रश्न में रखा हुआ है, तो आप जो प्रस्तावना निष्कर्ष वो हर प्रश्न का सेम रखिए, केवल बीच का जो फॉर्मेट होता है उसी को चेंज कीजिए। जो मुख्य प्रश्न है हमारा वो बीच से ही बनता है, तो इसमें आप इन शब्दों से पहले जो मैंने पहले वाले प्रश्न में जो लेखक का परिचय दिया हुआ है उसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा ये प्रश्न आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो देखिए कि कवि रघुवीर साय संवेदनशील कवि होने के नाते उन्होंने प्रेम श्रृंगार और प्रकृति को लेकर काव्य यात्रा आरंभ की है, किंतु इसमें उनका मन नहीं रमा। समसामयिक राजनीतिक अनुगूंज उनकी कविता का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। कविता में राजनीतिक कड़वाहट की अभिव्यक्ति से उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का पता चलता है। उनकी कविता में प्रस्तुत राजनीतिक चिंतन अथवा स्पर्श सहज संवेदना के रूप में है। जहाँ कभी भी राजनीतिक तल्खियां हैं, वे साहित्येतर हथियार के रूप में नहीं है। रघुवीर साय के शब्दों में, राजनीति की ओर मेरा यही रवैया है, संकटकालीन रवैया कह लीजिए कि वह बहुत जरूरी है या फिजूल है। दोनों फतवे संकट, यहाँ फतवे होगा, दोनों फतवे संकट से भागने के बहाने हैं। यह बहुत जरूरी है, पर मैं भी अपने लिए बहुत जरूरी हूँ, अपनी उस कला परंपरा के लिए जिसमें मैं अपनी एक मूर्ति बनाता और ढाता हूँ, और आप कहते हैं कि मैंने कविता की है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने उनके जो कोटेशन लिए हुए हैं वो भी मैंने उनके जो काव्य संग्रह जो आत्महत्या के विरुद्ध है उसकी भूमिका से ही लिए हुए हैं। तो ये बहुत ही आपको सरलता से याद भी रह सकते हैं। ठीक है। तो लेखक है, तो लेखक राजनीति के बारे में अपना वक्तव्य क्या है लेखक का, कि राजनीति की ओर मेरा यही रवैया है, जो संकटकालीन रवैया कह लीजिए, वह बहुत जरूरी है या फिजूल है। यानी राजनीति को वो या तो बहुत जरूरी मानते हैं, और जरूरी मानने के साथ साथ उसे फिजूल भी मानते हैं। ठीक है। यानी वो इसमें तय नहीं कर पाते हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें, वह दोनों ही पक्षों को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि दोनों फतवे संकट से भागने के बहाने हैं, वो बहुत जरूरी है, पर मैं भी अपने लिए बहुत जरूरी हूँ, अपनी उस कला परंपरा के लिए जिसमें मैं अपनी एक मूर्ति बनाता और ढाता हूँ, और आप कहते हैं कि मैंने कविता की है। ठीक। और नेक्स्ट देखिए कि वास्तव में रघुवीर राजनीतिक सामाजिक संदर्भों के प्रति सजग हैं, परंतु उन्होंने अपनी कविता को राजनीति का निजी प्लेटफॉर्म मानने से इनकार किया है।
यानी अगर आप ये कहोगे कि उनकी कविताओं में सिर्फ राजनीति ही देखने को मिलेगी, तो जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, यानी जो सिर्फ राजनीति को ही लेकर चलने वाले हैं, तो इस बात को लेकर उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मेरी कविताओं में सिर्फ राजनीति का ही पुट नहीं मिलेगा आपको। समकालीन राजनीति का साक्षात्कार रघुवीर सहाय की कविता में होता है। भावी पीढ़ी के कवि रघुवीर सहाय ने राजनीति को कथ्य बनाकर बड़ी सार्थक कविताएं लिखी हैं। उनकी कविता में राजनीतिक चेतना और कुछ नहीं, भविष्य संसार यों है। यों प्रारंभ की कविता में रघुवीर की रुचि राजनीति के प्रति नहीं है, लेकिन बाद की कविता की पुस्तक आत्महत्या के विरुद्ध में गहरी राजनीति रुचि प्रदर्शित हुई है। स्वयं उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि लोकतंत्र बहुत मोटे तौर पर लोकतंत्र ने हमें इंसान की जिंदगी और, यहाँ कुत्ते होगा दोस्तों, कुत्ते की मौत के बीच चांप लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि रघुवीर सहाय की राजनीतिक कविताएं समय की राजनीति को स्पष्ट करने, वैसे भी राजनीति के साथ अपनी रचनाकारिता के स्वतंत्र संबंध को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है। यहाँ पर वो जो राजनीति की तरफ उनका रवैया है और जो उनका लेखन है, उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं यह मानकर चलता हूँ कि राजनीति के एक अच्छे और सही अर्थ में एक रचनात्मक कर्म के रूप में अनिवार्य होनी चाहिए। वहाँ मैं यह भी मानकर चलता हूँ कि मेरा जो लेखन है या मेरा जो रचना का जो काम है, वह इससे स्वतंत्र है। मैंने यह माना है कि राजनीति यानी सामूहिक कर्म आवश्यक है समाज को बदलने के लिए। वहाँ मैंने यह भी माना है कि एक व्यक्ति हूँ निजी में और मेरे कलाकार साहित्य में समाज के लिए भी बहुत आवश्यक हूँ। यानी मेरा राजनीति जो रवैया है, जो मेरे विचार हैं, वह अलग है, लेकिन जो मैं अपना रचनात्मक कार्य करता हूँ, यानी जो मैं अपना लेखन करता हूँ, वह मेरा निजी है। वह भी मेरा निजी है और वह भी मेरा अलग पहलू है। तो इन दोनों पहलुओं को वो अलग अलग मानते हैं, एक नहीं मानकर चलते हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं राजनीति से समाज को बदलना है, तो वह उसका कार्य सिर्फ मेरे पास एक ही कारण है, वो है मेरा रचनात्मक कार्य या लेखन के ही माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय जानते हैं कि राजनीतिक आज एकमात्र सहारा है, सर्वाधिक प्रभावशाली शक्ति है। कवि ने अपनी कविता में उसका सार्थक प्रयोग किया है, पर उन्होंने कभी भी राजनीति के लिए कविता नहीं लिखी, वरन कविता के लिए ही राजनीति का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, ये उनकी सबसे मोस्ट विशेषता है। इस पंक्ति को देखिए, ये पंक्ति क्या है एक बार दोबारा से, कि कभी भी राजनीति के लिए कविता नहीं लिखी, वरन कविता के लिए ही राजनीति का प्रयोग किया है। यानी उन्होंने राजनीति के लिए स्वतंत्र रूप से कविता नहीं लिखी कि राजनीति जरूरी है इसलिए वो कविता कर रहे हैं। वो कविता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में हस्तक्षेप करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कवि जानता है कि सबसे मुश्किल और एक ही रास्ता है कि मैं सब सेनाओं से लड़ूं, किसी में ढाल सहित, किसी में निष्कवच होकर, मगर अपने को अंत में मरने सिर्फ अपने मोर्चे पर दूं, अपनी भाषा शिल्प के और उस दो तरफा जिम्मेदारी के मोर्चे पर, जिसे साहित्य कहते हैं। ठीक है, यानी साहित्य के ही माध्यम से वो राजनीति के जो राजनीति में जो बदलाव कर सकते हैं, वह मात्र उनके पास एक हथियार है, वो है अपना साहित्य या रचनात्मक कार्य। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि कवि होने को जानता है, इसीलिए वो कहता है कि राजनीति वह बहुत जरूरी है, पर मैं भी अपने लिए बहुत जरूरी हूँ, अपनी उस कला परंपरा के लिए। इसीलिए इनकी यह राजनीतिक कविताएं रूढ़ अर्थों में राजनीतिक ढर्रे या प्रचार की कविताएं नहीं, किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या सिद्धांत का प्रचार करने वाली नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक इविल से टकराती कविताएं हैं। इस प्रकार उनकी राजनीतिक इविल को दिखाने वाली लोकतंत्र की मृत्यु कविता देखिए, जिसमें वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ विरोध का स्वर उभरा है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से जो लोकतंत्र की मृत्यु उस कविता में वो कहते हैं कि एक झीना सा पर्दा या दोनों के बीच, लोगों के और मौसम के, मैंने उसे हटा दिया। कालातीत समय चारों ओर से घिर आया, न जीवन था उसमें न मृत्यु थी, सिर्फ बेहिसाब असंगतियों की धड़कती सत्ता। ठीक है, इस प्रकार यह कविताएं सर्वव्यापी राजनीति में सामान्य व्यक्ति की स्थिति का परिचय देती हैं। देखिए कि रघुवीर सहाय जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आज के जीवन को अनेक स्तरों पर राजनीति ने प्रभावित किया है। हमारे व्यवहार में, आपसी और सामाजिक संबंधों में, कार्यालयों में राजनीति का प्रवेश है। रघुवीर सहाय राजनीति को मात्र परिवेश नहीं मानते,
बल्कि उसके द्वारा वह परिवेश का व्यापक बोध ग्रहण करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अनुभवों द्वारा अपने मानसिक चित्र पर विस्तार किया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सॉरी अगर थोड़ी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि रास्ते से बारात गुजर रही है, बारात तो थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो मुझे यहीं पर एंड करना होगा। क्योंकि आवाज़ भी आएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बोलने से मेरे। ठीक है दोस्तों, तो माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा नहीं हो पाया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको जो इस संग्रह में जो हमारी कविताएं लगी हुई हैं उनकी हम व्याख्याओं की बात करेंगे। तो आप देख लीजिए। वैसे मैं इसी वीडियो में करने वाला था, पर क्या करें। तो जो कविताएं हैं उनका हम संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देखेंगे, और साथ में जो विशेष है उसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो व्याख्या है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको मददगार साबित हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृपया इसे लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।